हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। सो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, उसका जो डेफिनेशंस क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और ईच के एग्जांपल्स हमने पढ़े थे जस्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं? जब सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक बिगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब कि जो एक मोनोमर कंबाइन होके एक पॉलीमर बनता है, उसको हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहेंगे। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बेसिक मेनली तीन तरह की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं। एक तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा एडिशन पॉलीमराइजेशन, तीसरा क्या है? कोपॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि इसमें क्या होते हैं, इसके बेसिक डिफरेंस ये है, इसमें दो डिफरेंट तरह के मोनोमर्स यूनिट्स जब कंबाइन होके एक सिंपल मॉलिक्यूल्स का रिलीज होता है, जिसको हम कंडेंसेशन बाय प्रोडक्ट कहेंगे। उसमें हमने एग्जांपल लिया था एडिपिक एसिड, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और हेक्सामेथिलीन डायमीन, जिसमें अमीन ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप एडिपिक एसिड में COOH एक फंक्शनल ग्रुप है उसमें। तो इसमें वाटर का लॉस होते हैं, एट द एंड हमें एक रिपीटिंग यूनिट मिलता है जिसको हम नाइलन 66 कहेंगे। उसी तरह हमने एडिशन पोलीमराइजेशन, जिसमें कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता। और तीसरा हमने पढ़ा था कोपॉलीमराइजेशन, जिसमें एक मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर्स जब कंबाइन होके कोपॉलीमर्स बनते हैं। उसमें हमने एग्जांपल लिया था 1,3-ब्यूटाडीन, डाइईन एंड स्टाइरीन। 1,3-ब्यूटाडीन और स्टाइरीन में क्या होते हैं, जब उन दोनों के बीच में रिएक्शन होते हैं तो उनमें डिस्प्लेसमेंट और उनमें डबल बॉन्ड होने की वजह से डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इसकी वजह से जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो एट द एंड हमें ब्यूना एस मिला था। ये हुआ हमारा कल का क्लास का रिव्यू। सो आज हम पढ़ेंगे जस्ट डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरफेशियल पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि एक तरह के पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन है। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो हमें पता है कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स जब कंबाइन होके एक पॉलीमर बनता है। बट इसमें ये खासियत है कि इसमें एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, जो कि कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिएक्टेंट्स या कौन सा मोनोमर्स ले रहे हो। एमोनिया भी हो सकते हैं, HCl भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकते हैं। और इनमें जो मोनोमर्स होते हैं वो हमेशा दो फंक्शनल ग्रुप्स के होने चाहिए, जिसको हम डाईफंक्शनल कहेंगे। और इसमें जो इनिशिएटर होते हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस जो मोनोमर्स ही एक एक्टिव साइट या इनिशिएटर का काम करते हैं। और इसमें रिएक्शन होने का जो तरीका होता है हमेशा स्टेप वाइज होते हैं। इसीलिए यही एक रीज़न है हमने इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा। अगर हम यहाँ पे एक अल्फ़ाबेटिकल एग्जांपल लें, जिसमें हमने ए को माना मोनोमर, बी को भी एक दूसरा मोनोमर माना, मतलब इन दोनों को पॉलीमराइजेशन किया तो एक डाइमर बना। अब इसी डाइमर के ऊपर एक दूसरा मोनोमर सेकेंड स्टेप में ऐड हुआ, जिसके फर्दर कंडेंसेशन प्रोडक्ट हुआ और एक लॉन्गर चेन बनी। एंड धीरे धीरे इस जो एक्सिस्टिंग पॉलीमर चेन था पहले, उसी के ऊपर एक दूसरा मोनोमर ऐड हुआ तो एक लंबी चेन बनती जाती है। इस तरह से कोपॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन होते हैं। अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लें, जिसमें हमने यहाँ पे एक मोनोमर माना है, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अमीन। तो इन दोनों के बीच जब ये मोनोमर्स कंबाइन होके दूसरा मोनोमर्स है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद वाटर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जब वाटर रिलीज होने के बाद एक पॉलीमर चेन बनता है। उसी तरह अगर हम दूसरे यहाँ पे हम ये
सीखेंगे कि किस तरह से क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक मोनोमर में क्या होनी चाहिए, एक फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए, दूसरे मोनोमर में भी एक फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए। और पॉसिबिलिटीज़ ये है कि एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। एक मोनोमर एक पॉलीमर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगर हम टाइम बेस पर देखें, मान लो टाइम 0 के ऊपर एक मोनोमर 1, दूसरा मोनोमर 2, तीसरा मोनोमर 3। जब हमने इसी मोनोमर्स को जब हम टाइम t1 पे देखा, तो हमने देखा कि ये 2 मोनोमर्स क्या हुए, मर्ज हो गए, रिएक्ट होके एक लंबी चेन बनी। अगर हम इसी मोनोमर को अगर हम ऑब्जर्व करके टाइम 2 पर t2 पर ऑब्जर्व करें, तो एक और लंबी चेन बन गई। तो इसी तरह से हमने देखना है कि किस तरह से पॉलीकंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन होती है। अब हम इसके बाद कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। नायलॉन 66 जो कि हमने पहले भी पढ़ा था पिछले क्लास में, राइट। तो इसमें क्या होते हैं, हेक्सामेथिलीन डायमीन एक मोनोमर है, एडिपिक एसिड एक मोनोमर है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके क्या बनता है, नायलॉन 66 बनता है। नायलॉन 66 ये है। नायलॉन 66 क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें इस मोनोमर में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन, राइट। इसमें भी कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 6 हो गए। इस तरह से नायलॉन 66 एक रिपीटिंग यूनिट बन जाता है। और इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है कि ये इसके जो मोनोमर है और इसकी जो रिपीटिंग यूनिट जो कि नायलॉन 66 है, ये काफ़ी मतलब ये दोनों मिलते नहीं हैं, मतलब इन दोनों का सिमिलैरिटीज़ नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, पॉलीइथिलीन टेराफिथलेट जिसको हम पीईटीबी के नाम से भी जाने जाते हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल मतलब इथीन ग्रुप पर OH 2 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो इसको हम इथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे। उसी तरह टेराफिथलिक एसिड मतलब एक तरह के कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होते हैं तो हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या मिलता है, वाटर। और PET इसमें क्या है, रिपीटिंग यूनिट, राइट। सो इसमें जो फंक्शनल यूनिट जो कि रिएक्टिव नहीं होते हैं वो एस्टर बनता है। एस्टर क्या होता है, एक तरह की जो जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, RCOR जिसमें क्या होते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हो। तो पॉलीएस्टर की एक खासियत ये है कि इसकी जो सॉलेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पॉलीएस्टर ज़्यादातर शर्ट्स वगैरह, पैंट्स और फाइबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। उम, उसी तरह हाँ, उसी तरह अभी हमने जो PET देखा था, इसमें एस्टर बन रहा था, राइट। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है COH, दूसरा क्या है OH। ये दोनों क्या है, डायफंक्शनल ग्रुप्स, राइट। तो इन दोनों के बीच में जब कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं तब ये कंपाउंड बनता है। और ये जो पार्ट होती है एस्टर पार्ट, जो कि अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। इसमें हम M1 कोई भी ले सकते हैं, M1 ले सकते हैं हम, बेंजाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, कोई भी एराइल ग्रुप ले सकते हैं। उसी तरह मोनोमर सेकेंड में भी हम इथिलीन भी ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। और पॉलीएस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो केमिकल की तरफ या सॉल्वेंट की तरफ उतना नहीं रेजिस्टेंस होता है काफ़ी। और हाँ, ये शायद ये रिपीटेड है, मोस्टली द इंफॉर्मेशंस आर रिपीटेड ओवर हियर। सो
अभी आप लोग को क्या करना है कि जो आपके मतलब बैकलाइट तो सुना होगा, राइट? बैकलाइट का क्या करना है आप लोगों का? बैकलाइट का रिएक्शन कंप्लीट करना है कि किस तरह से बैकलाइट बनता है। सो दिस इज होमवर्क जो कि सबको करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। उसी के बेस पर असेसमेंट होगा, ठीक है? सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके ऊपर? इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, जो कि एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ही एक हिस्सा है। उसमें क्या होता है कि दो मीडियास होते हैं, मतलब कि दो मीडियम्स होते हैं। इसमें जब दो मीडियास प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट कहाँ पे बनते हैं? इंटरफेसेस पे बनते हैं। और दो फेसेस के जो इंटरफेसेस होते हैं, मान लो ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, और इन दोनों के बीच के जो इंटरफेस होते हैं उसमें क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। एक रीज़न है, इसको हमने क्या कहा? इंटरफेशियल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें दो फेसेस है, वो एक एक्वस होते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एम्बियंट सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं? रिएक्शन कर जाते हैं। यूजुअली एक्वस जो कि पोलर होती है, ऑर्गेनिक जो कि नॉन पोलर होती है। उन दोनों के बीच में रिएक्शन होना तो मुश्किल है, बट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो जाता है इन दोनों का। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद एक इमल्शन भी फॉर्मेशन होती है। और साथ में अगर हम इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन होने के बाद क्या होते हैं? इंटर सरफेस और वॉल्यूम के जो उनका जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, और जो रेट और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में बढ़ जाता है, और एट द एंड हमें क्या मिलता है? पॉलीमर्स, जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हमें मिलता है। उसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, और इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें पैरा पोजीशन पर फिनाइल डायमीन होगा, ठीक है? तो जब इस कंपाउंड को पैराफिनाइल डायमीन को अगर हम एक सॉल्वेंट में, पैराफिनाइल डायमीन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट? तो इस वाटर जो कि क्या है? सॉल्वेंट या नॉन पोलर है, राइट? तो इसमें हमने क्या डाला? दूसरा टेराफिथिलोक्साइल एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक, तो इसको हमने इसमें पहले से डाला हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम पैराफिथिलीन डायमीन को डालेंगे तो क्या होगा? एक डायमीन का मॉलिक्यूल बनेगा। जो डायमीन का मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या करने लगेगा? डिफ्यूज हो जाएंगे ऑर्गेनिक फेस में। ऑर्गेनिक फेस में डिफ्यूज होने के बाद इन दोनों के भी ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, और इंटरफेस पर क्या बनेगा? एक पॉलीमर बनेगा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट निकल जाएंगे। और एट द बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl जो कि फर्दरली डिफ्यूज कर जाते हैं वाटर में, डिफ्यूज होते हैं बैक टू। और जो पॉलीमर आइसोलेट हुआ था वो क्या होते हैं? वो फर्दरली एसिड क्लोराइड जो कि ऑर्गेनिक फेस में होते हैं उसके साथ एक्सपोज हो जाते हैं, और एक थिन पॉलीमर का एक नया थिन फिल्म बन जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, क्या है इसका? इंटरफेशियल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। तो नेक्स्ट हम तो एक दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, टेराफिथिलॉइल
क्लोराइड, जब इस कंपाउंड को, जिसमें हम यहाँ पे एक बेंजाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, COCl, C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पे दूसरे हैं C डबल बॉन्ड OCl। जब इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं फिनाइल डायमीन मतलब एक पोजीशन पर यहाँ पे क्या है, एक अमीन ग्रुप, दूसरा पर अमीन ग्रुप। जब इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जब वो रिएक्ट कर जाते हैं तो हमें इस तरह के जो पॉलीमर बनते हैं, इसमें दोनों के भी HCl तो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, बट बाद में क्या होते हैं, HCl फर्दर डिफ्यूज करने के बाद ये ऐसा वाटर ऐसा बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जो कि 2n-1 टाइम्स बनते हैं, और एट दी एंड हमें क्या मिलता है, एरोमेटिक पॉलीएमाइड बनता है। दोनों में एरोमेटिक प्रेजेंट है और पॉलीएमाइड बनता है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होती है, C डबल बॉन्ड OH, जो कि अनरिएक्टिव होते हैं। और उसी तरह हमें पता है कि जो गैस, इसी का एक इंटरफेशियल का एक दूसरा पार्ट भी है, सॉलिड गैस फेज पॉलीमराइजेशन। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड जो कि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होते हैं, गैस जो कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सॉलिड में काफ़ी कॉन्टैक्ट कम होते हैं, एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बाइंडेड होते हैं। जब इन दोनों के बीच में फेज पॉलीमराइजेशन होती है तो क्या होते हैं, अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड अगर फेज होगा तो इसमें या तो लिक्विड प्योर होगा या तो सोल्यूशन होगा। इसमें जब लिक्विड सिस्टम में पॉलीमराइजेशन होती है वो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रियल लेवल पर। उसी तरह अगर हम सॉलिड और गैस फेज का जो इंटरफेशियल पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन होती है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले डाइऑक्सेन जो कि हमने एक सॉलिड, जो कि एक सॉलिड स्टेट होती है, अगर पर्टिकुलर लाइट के ऊपर H न्यू लाइट के प्रेजेंस में ये क्या बन जाते हैं, CH2O, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होते हैं, जो कि एक क्रिस्टलाइन बनते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रिस्टलाइन होती है। उसी तरह अगर हम दूसरी और इसी जो इंटरफेशियल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई हीट ट्रांसफ़र काफ़ी कम होती है। और अगर हम इंटरफेशियल पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन की अगर हम मेथड्स देखें किस तरह से होती है, तो ये है कि फर्स्ट मेथड एक दो तरह के मेथड्स बनते हैं, एक तो स्प्रे कैटलाइज्ड, दूसरा होते हैं गैस मोनोमर्स। तो स्प्रे कैटलाइज क्या होता है, जो कैटलिस्ट का स्प्रे करते हैं पर्टिकुलर गैसियस मोनोमर्स के ऊपर। तो इस तरह से सॉलिड फेज का जो फेज पॉलीमराइजेशन होती है, इंटरफेशियल फेज पॉलीमराइजेशन ऑफ द गैस इन सॉलिड। तो उसी तरह अगर एक मेथड है स्प्रेइंग मेथड, जिसमें कैटलिस्ट को हम गैसियस मोनोमर के ऊपर स्प्रे करते हैं। दूसरा मेथड है गैसियस मोनोमर्स को अगर हम फीड करें कैटलिस्ट, जो कि एक फ्लूइडिसाइड बेड के ऊपर रखे होते हैं, उसको अगर हम फीडिंग करें तब भी इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो हो जाती है। अगर एक एग्जांपल ले, मान लो इथिलीन गैस, अगर हमने इथिलीन गैस को पास किया एक फ्लूइडिसाइड बेड, जो कि जिसमें क्या है जिगलर कैटलिस्ट रखा हुआ है,
जो कि 4 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम पास करें इथिलीन गैस को, तब हमें क्या बनता है ज़िगलर, तब हमें बनता है एक पॉलीमर बन जाता है। अब हम जो कि फ्री फ्लो कर रहे होंगे, तो हमें ये पता करना है कि ज़िगलर कैटलिस्ट कैसे बना। ज़िगलर कैटलिस्ट बना जब हमने TiCl, टिटेनियम क्लोराइड को जब अल्काइल एल्युमिनियम जो कि एक पेंटेन में यहाँ पे एक पेंटेन का मीडियम रखा फॉर एग्जांपल, उसमें हमने अल्काइल एल्युमिनियम रखा और उस पे ऐड किया टिटेनियम क्लोराइड। सो एट द एंड हमें क्या मिलता है ज़िगलर कैटलिस्ट। सो ये ज़िगलर, ये जस्ट इस द फॉर्मेशन किस तरह से ज़िगलर कैटलिस्ट बना, बट इसके बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि इथिलीन गैस जब हम पास करेंगे ज़िगलर कैटलिस्ट के ऊपर, उस तरह से हमें क्या बनता है, पॉलीमर बन जाता है। So this is it. So this is the end of today's session. So I would like to remind, मुझे ये रिमाइंड करना है आपको कि एक टास्क दिया था किस चीज़ का, हाँ डेकर इन्फॉर्मेशन कल दिया था, एक डेकर इन्फॉर्मेशन का, और आज है किसका, बैकलाइट और डेकरन दोनों का जो रिएक्शन है वो मुझे कंप्लीट चाहिए, और सब अपने करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे और उसी के हिसाब से असेसमेंट होगा। सो थैंक यू।